हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। कुछ दिन पहले जब हम एनवायरमेंटल अपडेट्स देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, तो हमें एक वर्ड मिला था, परमाफ्रॉस्ट। तो चलिए आज देख लेते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके डिटेल्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस वर्ड परमाफ्रॉस्ट को डिराइव करें तो हमें दो वर्ड मिलेंगे, परमानेंटली फ्रोजन, परमा फ्रॉस्ट। तो हम ये बता सकते हैं कोई ऐसा ग्राउंड, कोई लार्ज एरिया जो ईयर्स आफ्टर ईयर्स, मिनिमम 2 years स्ट्रेट परमानेंटली फ्रीज्ड हो रखा है, उस एरिया को हम परमाफ्रॉस्ट कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया में परमाफ्रॉस्ट है। तो देख लेते हैं किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस परमाफ्रॉस्ट की। परमाफ्रॉस्ट किसी ग्राउंड में जनरली कब ये फॉर्म होता है, जब टेम्परेचर, हमें ये पता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर नीचे जाए तो वो आइस बनता है, वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। तो जब टेम्परेचर फॉल करता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर हम कह सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो पहुंच जाए, तब कोई एरिया जहाँ पे वाटर ट्रैप्ड है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे ईयरली प्रोसेस के थ्रू परमाफ्रॉस्ट फॉर्म होता है। और ये परमाफ्रॉस्ट किसी एरिया में है या नहीं, क्योंकि ये अंडरलेइंग है, एक सॉइल की लेयर के नीचे रहता है, तो हम कैसे कह सकते हैं इस एरिया में परमाफ्रॉस्ट है या नहीं। हम कह सकते हैं कुछ पैटर्न्स के थ्रू। जिन एरियाज़ में परमाफ्रॉस्ट है वहाँ पे कुछ पॉलीगॉन्स या फिर एक स्पेशल पैटर्न्स, स्पेशल में हर एरिया में नहीं पर पैटर्न्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट का जो अपर लेयर है वहाँ टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने की वजह से कभी वो आइस मेल्ट होता है, थॉज होता है, और या फिर वो फिर रिफ्रीज़ हो जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है, समर में वो मेल्ट होता है और विंटर में रिफ्रीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से उस एरिया में जो आइस के लेयर्स है वो कभी कभी अलग हो जाता है, कुछ पैटर्न्स बनाता है, और वहाँ से हम पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ इस एरिया में परमाफ्रॉस्ट है। और ऐसा नहीं कि क्योंकि हम ग्राउंड की बात कर रहे तो परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड में ही रह सकता है, नहीं। परमाफ्रॉस्ट जो शैलो सीज होता है, ऐसा नहीं डीप सीज के नीचे नहीं मिल सकता है, आपको ना भी मिल सके, पर शैलो सीज के अंदर आपको उसके नीचे लेयर्स में परमाफ्रॉस्ट मिल सकता है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट वाटर परमाफ्रॉस्ट के अंदर नहीं जा सकता, वो परमिएबल नहीं है। अब देखेंगे ये परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि हम बात करें ईयर्स आफ्टर ईयर्स फॉर्म होता है, तो कैसे फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। कोई लैंड एरिया है या कोई सरफेस है, सोच लीजिए कोई रॉक है। अब हर एरिया में हमें क्रैक्स, पोर्स ऐसे मिलते हैं, दिखते हैं। अगर हम रॉक का सोच लें तो रॉक्स में हमें क्रैक्स दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे। तो जब वहाँ पे स्नोफॉल या रेनफॉल ऐसा कुछ हो तो क्या होता है, वो उन पोर्स में वो वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो तो वो पोर्स में, पोर्स के ऊपर रहता है। जब स्नोफॉल हो तो टेम्परेचर जब हाई होता है तो वो स्नो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके वो उन पोर्स के अंदर चला जाता है। अब जब टेम्परेचर फिर से लो हो जाता है तब क्या होता है, वो जो वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, या जो उस पोर्स के अंदर जो वाटर है वो फिर से फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ होके, अब हमें ये चीज़ पता है, वाटर अगर फ्रीज़ होके आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब वो फ्रीज़ होता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो वो पोर्स का जो पोर्शन था वो उस फ्रीज्ड वाटर या फिर हम कह सकते हैं उस आइस की वजह से वो पोर्स भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब क्या होता है, वो वैसे ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिर से टेम्परेचर हाई होता है तो वो पोर्स के अंदर जो आइस है वो मेल्ट होके नीचे की तरफ चला जाता है, और फिर अगर रेनफॉल या स्नोफॉल हुआ तो वो फिर से उस पोर्स में जाता है और वो फिर से फ्रीज़ हो जाता है। यही प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी प्रोसेस ईयर्स आफ्टर ईयर्स या फिर हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कह सकते हैं, ऐसे ही चलते चलते किसी एरिया में परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे कंपोज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अब इन पोर्स में
ऐसा नहीं, अब रॉक आपको पता है, रॉक के अंदर आपको सेडिमेंट्स भी मिल सकता है, सॉइल्स भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि परमाफ्रॉस्ट में हमें बस आइस मिलेंगे, परमाफ्रॉस्ट में हमें सॉइल, सेडिमेंट, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा वाटर हो और उसमें आप 1 चम्मच सॉइल मिला दो तो वो मिक्सचर में कन्वर्ट होगा ना, फिर उसको फ्रीज़ कर दो तो वो क्या होगा, उसके बाद वाटर तो आइस में कन्वर्ट हो गया पर उसके अंदर वो सॉइल ट्रैप्ड हो जाएगा। तो वही चीज़ परमाफ्रॉस्ट के साथ भी होता है, जो भी चीज़ उस वाटर में है और जब वो फ्रीज़ होता है तो वो सारी चीज़ों साथ लेके वो फ्रीज़ हो जाता है। तो आइस में या परमाफ्रॉस्ट में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो आप देखेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या है, तो वही जो हम बात कर रहे थे, सेम सॉइल, रॉक, सेडिमेंट, डेड बॉडीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हमें ये पता है कि एनिमल्स जो है उनमें, हमारे प्लांट्स एनिमल्स में कार्बन्स होते हैं बॉडीज़ में। तो ये भी हमें पता है कि अगर हम किसी आइस में ऐसी कोई डेड बॉडी रखते तो वो रॉट नहीं होता, वो डिके नहीं होता है। तो ऐसे ही परमाफ्रॉस्ट में क्या होता है, ऐसी डेड बॉडीज़ अब ईयर्स आफ्टर ईयर्स ये बनता है, इतना टाइम लगता है, तो वहाँ पे शायद कभी कोई डेड बॉडीज़ मिला हो तो वो डीप फ्रीज़ हो जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे फिर उसके ऊपर एक लेयर हो जाता है, ऐसी चीज़ें होती है। तो परमाफ्रॉस्ट के अंदर वो डेड बॉडीज़, प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, या सॉइल हो, सैंड हो, सेडिमेंट हो, ऐसी चीज़ें, मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें परमाफ्रॉस्ट के अंदर फ्रीज़ होके रह जाता है, वहाँ ट्रैप्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके कंपोजिशन में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये कार्बन की बात हो रही थी तो इसमें तो फिर हमें पता चल गया कि परमाफ्रॉस्ट में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। और ये ऑर्गेनिक मैटर को हम, क्योंकि कार्बन कंपोनेंट है तो इसे ऑर्गेनिक कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका कंपोजिशन पता है। अब जो हम बोल रहे थे कि इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है, नीचे परमाफ्रॉस्ट रहता है। तो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर एक थीन सॉइल का लेयर रहता है। ये थीन या थिक हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से एरिया में है, कितना है, क्या है। पर परमाफ्रॉस्ट से इसका वॉल्यूम कम ही रहता है। तो इस लेयर को हम एक्टिव लेयर कह सकते हैं। मेन जो परमाफ्रॉस्ट की लेयर है वो फ्रीज्ड रहता है, पर ये एक्टिव लेयर ही है जो हम वहाँ पहले स्टार्टिंग में यही बात कर रहे थे कि टॉप लेयर जो है, टॉप मोस्ट जो लेयर है वो समर और विंटर में चेंज होता रहता है। अगर ऑल टाइम कोई रीजन कोल्ड रीजन है तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पर अगर वहाँ पे समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, विंटर में कम है, तो वो ईयरली चेंजेस होंगे। तो ये टॉप लेयर ही है जो मेल्ट हो जाता है समर के टाइम पे, और विंटर के टाइम पे ये रिफ्रीज हो जाता है। तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टिव लेयर। और स्पेशली ये थिन लेयर होता है, कभी कभी थिक लेयर होता है, तो मैक्सिमम 15 to 200 सेंटीमीटर इसका रेंज होता है। ये हो गया। अब क्योंकि हमें ये पता चल गया कि परमाफ्रॉस्ट की लेयर में हमें ऑर्गेनिक कार्बन मिल सकता है, ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है, तो जब ये मेल्ट होता है परमाफ्रॉस्ट, तब क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज़ करता है। किस रूप में रिलीज़ करता है, या तो वो मीथेन के रूप में रिलीज़ करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज़ करता है। अब आपको ये बात बता दूं कि ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस है। तो मतलब इसमें हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि परमाफ्रॉस्ट, क्लाइमेट चेंज दोनों रिलेटेड है और ये इफ़ेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट चेंज पे, हमारे वेदर पे। तो इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। तब तक दूसरा जान लेते हैं कि परमाफ्रॉस्ट जो हम एक्टिव लेयर के नीचे जो मेन फ्रीज्ड लेयर है, जो फ्रोज़न लेयर है, वहाँ पे हमें सॉइल्स और मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो उस लेयर को हम लोअर परमाफ्रॉस्ट लेयर कह सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया परमाफ्रॉस्ट की लेयर्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डिटेल्स। अब हम, क्योंकि इसके रेंज यहाँ पे हम देखे हैं कि यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट की रेंज 1 मीटर टू 1500 मीटर तक हो सकता है, और ये परमाफ्रॉस्ट हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं कम है और कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, ये परमाफ्रॉस्ट इसे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है
कि ये परमाफ्रॉस्ट बहुत दूर तक जाएगा भाई। तो क्या है ये? अंडरलाइंग 90 to 100% ऑफ लैंडस्केप। कोई लैंडस्केप है, उसके नीचे अगर 90 to 100% तक परमाफ्रॉस्ट की रीजन है, परमाफ्रॉस्ट की लेयर्स है, तो उस जगह के परमाफ्रॉस्ट को हम कंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट कहेंगे। ये जब 50 to 90% हो जाएगा तो हम उसे डिसकंटिन्यूअस परमाफ्रॉस्ट कहेंगे। फिर अगर ये 0 to 50% मतलब बहुत कम पोर्शन में है ये परमाफ्रॉस्ट, तो हम उसे स्पोराडिक परमाफ्रॉस्ट कहेंगे। तो ये हो गया परमाफ्रॉस्ट के क्लासिफिकेशन। इसके रेंज कितने होते हैं, ये क्लासिफाइड कैसे होता है, ये कितने पोर्शन में कहे तो इस परमाफ्रॉस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब ये परमाफ्रॉस्ट कब फॉर्म हुआ था? 2 दिन पहले, परसों? नहीं, ये हम बात कर रहे थे ना, ईयर्स आफ्टर ईयर्स ये फॉर्म होता है, बहुत टाइम लगता है इसको फॉर्म होने में। और 2 ईयर्स स्ट्रेट अगर ऐसा रहा तो हम उस जगह को परमाफ्रॉस्ट कह सकते हैं। तो जो मैक्सिमम आज के टाइम पे जो मैक्सिमम हमारे परमाफ्रॉस्ट है वो कौन से टाइम पे हुआ था? बहुत साल पहले। आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा नंबर परमाफ्रॉस्ट इतने साल पहले ही आया था, ये प्लेस्टोसिन पीरियड में। ये मैक्सिमम परमाफ्रॉस्ट उसी टाइम पे फॉर्म हुआ था। और ये जो डेड बॉडीज़, प्लांट्स, इन सब की हम बात कर रहे थे, उसी टाइम पे जो प्लांट्स, एनिमल्स, डेड बॉडीज़ एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे जब उनकी डेथ हो जाती थी, एक जगह पे वो डेड बॉडी रह गया जैसा हो गया, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर आइसिस के लेयर्स बनते गए। तो वही चीज़ें आज भी कार्बन मैटर के रूप में, ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में परमाफ्रॉस्ट के अंदर वो ट्रैप्ड है। अगर ये परमाफ्रॉस्ट पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन के रूप में रिलीज़ होते हैं। तो ये इतने साल पुराना परमाफ्रॉस्ट की जो हमारे अभी के जितने जगहों पे परमाफ्रॉस्ट है, मेनली हमें ये कहाँ मिलता है? हायर ऑल्टीट्यूड में, जो कोल्ड रीजन है वहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ऐसी जगहों पे हमें परमाफ्रॉस्ट ज़्यादा दिखते हैं। तो ये सारे परमाफ्रॉस्ट मेनली मैक्सिमम इनके उसी टाइम पे जो प्लेस्टोसिन पीरियड था उसी टाइम पे फॉर्म हुआ है। और जैसे आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया परमाफ्रॉस्ट कैप्चर करके रखा है। तो आप सोच लीजिए ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगा तो हमारे, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि ये परमाफ्रॉस्ट ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ करता है, अगर मेल्ट होता है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्लाइमेट चेंज पे क्या इफ़ेक्ट करेगा, एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे ये परमाफ्रॉस्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर और या फिर क्लाइमेट चेंज और परमाफ्रॉस्ट का क्या रिलेशन है, क्लाइमेट चेंज का क्या इफ़ेक्ट है परमाफ्रॉस्ट के ऊपर, परमाफ्रॉस्ट का अगर ये मेल्ट होता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर डिस्कशन के लिए टेलीग्राम लिंक दिया है नीचे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ